Hello students, I welcome you to the next lecture in the current electricity lecture series and आज हमारा डिस्कशन एंटायरली होने वाला है सेल पे। इससे पहले हमने बेसिक्स ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी को देख लिया है और बेसिक्स ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद हमने रेजिस्टेंस को देख लिया, रेजिस्टिविटी को देख लिया, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को देख लिया, वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या होता है, करंट डिवाइडर रूल क्या होता है, ये सारी चीज़ों को देख लिया। अब हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक सेल से। सेल बेसिकली क्या है, सेल का यूज़ हम कहाँ करते हैं, सेल का काम क्या है, ये सारी चीज़ें आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का पहला टॉपिक सेल। व्हाट इज़ अ सेल? इट्स अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक सेल। बेसिकली कोई भी ऐसा डिवाइस जो कि आपको एनर्जी प्रोड्यूस करके दे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, वही कहलाता है सेल। जैसे कि आपका इलेक्ट्रोलिसिस का अगर आपको सेटअप याद हो तो उस इलेक्ट्रोलिसिस के सेटअप में आपका एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। रिएक्शन की वजह से कैथोड पे पॉजिटिव और एनोड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। और अगर इस पोटेंशियल और अगर हमने कोई डिवाइस ऐसा कनेक्ट कर दिया, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस अच्छा खासा है, बहुत अच्छा खासा वैल्यू रखता है, अगर हम ऐसे में कोई डिवाइस को इन दो कैथोड और एनोड के बीच कनेक्ट कर दें तो उस डिवाइस में करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा या करंट के इफेक्ट्स आने लगेंगे। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल सबसे पहला इलेक्ट्रिक सेल था जिसको बनाया गया था। जैसे ये आपका इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, यहाँ पे मैंने कैथोड और एनोड लगा दिए हैं, ठीक है। कैथोड और एनोड लगाने के बाद मैंने थोड़ी सी क्या कहते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट में गए रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो फिर उसके बाद फ्लो ऑफ चार्ज वायर से स्टार्ट हो गया, ठीक है। एक कुछ बातें आप सेल के बारे में जान लें और इन चीज़ों को याद रखें कि सेल जो होता है वो चार्ज को ना क्रिएट कर सकता है ना डिस्ट्रॉय कर सकता है। पहली बात, चार्जेस को सिर्फ क्रिएट हम दो तरीके से कर रहे थे, इंडक्शन और कंडक्शन से। आगे जाकर न्यूक्लियर फिजिक्स में एक दो तरीके से और क्रिएट करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये याद रखें, सेल जो होता है, सेल चार्जेस को क्रिएट नहीं करता है। सेल जो है वो चार्जेस को क्रिएट नहीं करता है, वो फ्लो को मेंटेन करता है चार्ज के, ठीक है। सेल किसका सोर्स है? सेल सोर्स है पोटेंशियल डिफरेंस का, ना कि करंट का। ध्यान से सुनिएगा, सेल जो सोर्स है वो है पोटेंशियल डिफरेंस का, वोल्टेज का या ईएमएफ का, वो करंट का सोर्स कतई नहीं, ठीक है। सेल इज अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ, नॉट अ कांस्टेंट करंट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट अराइज हो रहा, पोटेंशियल डिफरेंस जो सिस्टम आपने लगाया जिसमें रेजिस्टेंस है। अब एक और चीज़ आप जान लें, सेल इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। सेल इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। सेल इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज़ नॉट द सोर्स ऑफ चार्ज। जैसे कि कई लोग को मिसकॉन्सेप्शन ये होता है कि जैसे कि उनको मिसकॉन्सेप्शन यहाँ से ये हो जाता है कि मान लीजिए ये आपका एक पूरा सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, बैटरी लगी है मस्त और यहाँ पे रेजिस्टर लगा दिया मैंने, वी वोल्ट की बैटरी। तो ये वी वोल्ट की बैटरी बेसिकली क्या कर रही है कि यहाँ से चार्जेस को भेज रही है, ठीक है, यहाँ से वो चार्ज को भेज रही है। और जैसे ही मतलब लोगों को ये मिसकॉन्सेप्शन होता है, मैं अभी जो बता रहा हूँ एक मिसकॉन्सेप्शन है, याद मत कर लीजिएगा उसको। बैटरी यहाँ से ऐसे चार्ज को भेज रही है और वो चार्ज यहाँ आके डिसिपेट हो जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। बेसिकली रेजिस्टर क्या डिसिपेट कर रहा है? रेजिस्टर डिसिपेट कर रहा है एनर्जी, और एनर्जी अगर है तो एनर्जी कोई ना कोई कैरी कर रहा होगा। अब ये एनर्जी कैरी करने का काम कौन करता है? ये एनर्जी कैरी करने का काम करता है चार्ज, ठीक है। अगर आप ध्यान से सोचो तो ये पूरा जो सर्किट बना है ये किसी ना किसी मेटल का बना होगा, और मेटल्स में क्या होते हैं आपके? मेटल में आपके होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम एनर्जी दे देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे रजिस्टर के अक्रॉस। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं एनर्जी दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? मूव करने लगेंगे, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे वैसे ही वैसे हमारा करंट फॉर्म होने लगेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब बस ये है कि आपका जो करंट फॉर्म हो रहा है वो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है और बैटरी जो एनर्जी दे रही उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। होता क्या है ना, यहाँ से तुमने ये बैटरी लगाई और यहाँ पर तुमने रेजिस्टर लगाया, यहाँ पे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ होगा जिसको वो एनर्जी मिली होगी, बैटरी ने एनर्जी दे दी होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन अभी बहुत हाई एनर्जी पे है, ठीक है, मतलब अच्छी खासी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके जा रहा।
जैसे ही वो रजिस्टर से मिलेगा, रजिस्टर उसकी एनर्जी ले लेगा और बाहर डिसिपेट कर देगा हीट के फॉर्म में। रजिस्टर हीट के फॉर्म में करता है डिसिपेट एनर्जी, कैपेसिटर स्टोर करने लगता है। अब क्या होगा कि ये जो चार्ज है, अब इसकी एनर्जी तो लो हो गई, तो अब ये चार्ज वापस से जा रहा है। अब ये देखो, ये चार्ज है नेगेटिव एंड में घुसा। बेसिकली बैटरी के अंदर क्या है, बैटरी अपने साथ क्या ला रही है? अगर आप बैटरी को देखो तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, इसके अंदर भी क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अपने साथ क्या लाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है, कोई भी चार्ज होता है तो चार्ज को वो एनर्जी दे देती है, ठीक है। यही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, जिसको आप करंट के रूप में पढ़ रहे हो। अब इसके बाद दो तरीके के सेल आपको पढ़ाए जाते हैं। तो बेसिकली मेरे कहने का अर्थ ये था कि जो सेल आपका होता है वो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ना कि सोर्स ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। सेल इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज। अब इसके बाद दो तरीके के आपको सेल पढ़ाए जाते हैं। बेसिकली पूरी जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी है उसमें दो तरीके के ही आपको सेल्स मिलेंगे। एक आपका होता है प्राइमरी सेल और एक आपका होता है सेकेंडरी सेल, ठीक है। प्राइमरी सेल्स वो होते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये अभी आपका एपरेटस है, इसको आप ध्यान से देखो तो ये अभी आपका एपरेटस है, ठीक है। मान लो इसके अंदर जो मैंने इलेक्ट्रोलाइट एनोड कैथोड लगाया है वो ऐसा लगाया है कि इनके आप रिएक्शन को रिवर्स ना कर सको। रिवर्स करने का मेरा मतलब क्या है, मतलब अगर एक A प्लस बी मैंने लगाया है और मुझे C प्लस कुछ एनर्जी मिल रही है, तो वापस अगर मैं ये एनर्जी सप्लाई कर दूँ तो ये रिएक्शन उल्टा चलने लगे और वापस A प्लस बी फॉर्म कर ले। रीयूजेबल बैटरीज, रीयूजेबल सेल्स के बारे में आपने सुना होगा, जैसे मोबाइल की बैटरी हो गई या आपके जो क्या कहते हैं लैपटॉप वगैरह की बैटरी हो गई, तो ये सारी रीयूजेबल सेल्स होते हैं, ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी वो होती है जिसके अंदर लिथियम का रिएक्शन चल रहा होता है और आप उसको रिवर्स आसानी से कर सकते हो। रिचार्जेबल बैटरीज है, ठीक है। तो बेसिकली जो रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं वो आपके सेकेंडरी सेल्स होते हैं, क्योंकि आप उनके रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हो वापस वो एनर्जी दे के, या वापस आप उनको इलेक्ट्रिसिटी दे के, ठीक है। प्राइमरी सेल्स वो होते हैं जिनको कि आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। रिवर्स नहीं कर सकते इन द सेंस, जैसे कि मान लो आप मार्केट से वो वाला सेल लाते हो 5 रुपये वाला, आप उसको यूज़ करते हो, यूज़ एंड थ्रो कर देते हो, ठीक है। उसको वापस से आप चार्ज नहीं कर सकते। तो ऐसे सेल्स को कहते हैं प्राइमरी सेल्स विच कैन नॉट बी चार्ज्ड, ठीक है। इसके बाद डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या होता है, कैसे हम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को डिसाइड करते हैं। मैंने आपको एक बात इलेक्ट्रोस्टैट्स में बताई थी कि करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो अगर बैटरी का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इधर है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड इधर है तो कौन हायर पोटेंशियल पे, पॉजिटिव वाला, और नेगेटिव वाला लोअर पे। तो बेसिकली सर्किट में करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। अच्छा, मान लीजिए आपके पास एक सर्किट है, ठीक है। बेसिकली सेल भी क्या है, सेल भी एक सर्किट है, सेल भी एक सर्किट है। यहाँ पे करंट आने से पहले, जैसे कि यहाँ से करंट आने से पहले, तो इस रीजन पे अगर आप थोड़ा सा मैक्सिमाइज करके ध्यान दें तो ये इलेक्ट्रोड्स लगे हैं और बेसिकली यहाँ से करंट पास हो रहा है। तो सेल भी बेसिकली आपका क्या है, आपका इलेक्ट्रिक सेल भी एक सर्किट है। और अगर सर्किट होगा तो उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, ध्यान दीजिएगा, उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। ये आपका सेल है, उसके साथ कुछ ना कुछ उसकी रेजिस्टेंस होगी। अब ये रेजिस्टेंस किसकी वजह से, इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से। तो ये सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाती है। इंटरनल इसलिए क्योंकि ये सर्किट के अंदर आ रही है। जैसे कि अगर हम देखें तो ये पूरा एक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है, इसके अंदर पॉजिटिव है, नेगेटिव आयंस हैं, आपस में कोलाइड करेंगे। कभी कभी ये सरफेस से कोलाइड करेंगे, कहीं वॉल प्रेशर लग रहा होगा, कहीं ना कहीं फ्लूइड मैकेनिक्स भी लग रही होगी। तो उन सब की वजह से जो पॉसिबल लॉसेज आ रहे हैं वो आपके अकाउंट करता है कौन, इंटरनल रेजिस्टेंस। सपोज करो ये इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, अगर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका इनफाइनाइट करंट फ्लो करना चाहिए। अरे भाई I बराबर होता है V/R, रेजिस्टेंस कर दो 0, करंट क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। तो ऐसा कोई भी सेल नहीं बना है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0। हर सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, भले ही 0.0001 होगी, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस होगी हर सेल की। जिन सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होती है, ऐसे सेल्स को बोलते हैं आइडियल सेल। टर्म याद रखना, ऐसे सेल को बोलते हैं आइडियल सेल। इसके बाद एक टॉपिक आता है EMF ऑफ द सेल। व्हाट इज द EMF ऑफ द सेल। जब आप इलेक्ट्रोलाइट को आपने इस बक्से में रखा, ठीक है, उस वक्त यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, अभी आपने इसको किसी अप्लायंस से नहीं कनेक्ट किया, ठीक है,
उस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, मतलब सेल ओपन सर्किट में, आपने इलेक्ट्रोलाइट में सिंपली रॉड्स को रख दिया, रिएक्शन स्टार्ट हो गई, उस वक्त जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आया, इस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं क्या? इस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बेसिकली द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द पोटेंशियल डिफरेंस विच अराइज व्हेन द सेल इज इन द ओपन सर्किट। ठीक है, व्हेन द सेल इज इन द ओपन सर्किट गिवन बाय W बाई Q। अगर चाहो तो इस डेफिनेशन को याद रखो, जो मैंने बताई वो याद रखो। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन द सेल इज नॉट गिवन एनी करंट और व्हेन द सेल इज इन द ओपन सर्किट। ये तुम्हारा सेल है, ये तुमने ऐसे रख दिया, और अब इस सेल के आसपास तुम वोल्ट मीटर लगा दो। वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्टेज मेजर करता है। तो अभी तुमने सेल किसी डिवाइस से नहीं कनेक्ट किया था, तब तुमने जब वोल्ट मीटर लगाया तो जो तुम्हें रीडिंग मिलेगी वो किसकी मिलनी चाहिए तुमको? EMF की। इफ़ वी इग्नोर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल एंड इफ वी इग्नोर द वोल्ट मीटर, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर, क्योंकि वोल्ट मीटर का भी कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि मतलब क्या कहते हैं, सेल देता है। देखिए, अगर आप सेल खरीदोगे तो सेल के पीछे उसका EMF मेंशन्ड होता है। ध्यान देना, EMF मेंशन्ड होता है, क्योंकि कंपनी जान रही है कि हमने ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लिया, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगाए, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हो, वो कंपनी जान रही है। ठीक है, लेकिन रियलिटी में आपको हमेशा EMF से कम वोल्टेज मिलेगा। प्राइमरी सेल्स के केस में, जो सेल्स रिचार्ज नहीं कर सकते हो, वहाँ पे क्या होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करती है, जैसे ही आपका यहाँ से EMF रिलीज करता है कुछ ना कुछ एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी तो यही खा जाता है। अब थोड़ी सी एनर्जी यही खा जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये पूरा सेल कुछ वोल्टेज V दे रहा होगा। तो जो V होगा बेसिकली वो आपका EMF मतलब वोल्टेज माइनस I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो बेसिकली बैटरी का जो रियल वोल्टेज होता है, जो आपको बैटरी प्रोवाइड कर रही होती है, वो आपको पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। और बेसिकली बैटरी में जो आपका ये बैटरी लगी हुई है, ये आपका EMF कहलाता है। ठीक है, EMF फिक्स होता है, और ये जो V होता है ये इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। हाँ, तो बेसिकली हमने ये बात देखी कि EMF जो होता है वो आपका एक तरीके से वर्चुअल पोटेंशियल है, जो उस वक्त रियलिटी में आपको दिया गया है, जिसको हम एक तरह से नॉमिनल पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। और जो आपको रियल पोटेंशियल बैटरी प्रोवाइड करती है वो वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। पोटेंशियल डिफरेंस और EMF के बीच का रिलेशन V इज इक्वल्स टू E माइनस IR। अब यहाँ पे दो टर्म जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेंगे वो है I और R। R इज बेसिकली द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ये बाकी रेजिस्टेंस से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? क्योंकि आपका सेल क्या है, बेसिकली एक रिएक्शन है, बेसिकली एक इलेक्ट्रोलिसिस टाइप का रिएक्शन है। तो जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो आपका डिपेंड करेगा कैथोड एनोड पे या इलेक्ट्रोड्स पे, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। कैथोड और एनोड पे वो चीज़ डिपेंड करेगी। इसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेंट्रेशन पे, और इसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये बात जाननी है कि इंटरनल रेजिस्टेंस आपकी डिपेंड करती है इलेक्ट्रोड पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पे, एंड द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पे। टेम्परेचर डिपेंडेंस कुछ वैसे ही है जैसा आपने क्या कहते हैं जनरल रेजिस्टेंस के लिए पढ़ा है। सो आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। द एनर्जी गिवन बाय द सेल in the flow of the unit charge to a specific part of the electrical circuit is known as potential difference। ठीक है, ये पूरा V है जो अभी तक मैंने आपको सर्किट थ्योरी में V पढ़ाया है, उस V का मतलब यही है E माइनस IR। यहाँ देखो ध्यान से, मैं एक डॉटेड बॉक्स बना दिया गया है। डॉटेड बॉक्स के अंदर जो भी रेजिस्टेंस लिखी रहती है उनको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, और जो भी पोटेंशियल लिखा रहता है वो EMF कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन द सेपरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड। जैसे कि दो इलेक्ट्रोड उनके बीच कितनी सेपरेशन है वो डायरेक्ट वेरिएशन दिखाएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, अगर ये D सेपरेशन है। एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रोड, मान लीजिए इलेक्ट्रोड प्लेट का एरिया A है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आपको याद होगा ना, R बराबर रो L बाई A होता था, सेम वेरिएशन। लेकिन लिक्विड में रेजिस्टिविटी की जगह हम किसकी बात करने लगते हैं? कॉन्सेंट्रेशन की बात करने लगते हैं। कॉन्सेंट्रेशन जैसे कि क्या कहते हैं वक्त के साथ तो धीरे धीरे घटता जाता है। और टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक, तो इसी चीज़ को हम ऐसे देखेंगे। अच्छा, अब आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा, मान लो EMF ऐसे, मान लो हमारे पास दो इंटरनल रेजिस्टेंस, तब हम क्या करें? तो जैसे आप सीरीज़ में जोड़ते थे इंटरनल रेजिस्टेंस, वैसे ही आप सीरीज़ में इसको जोड़ दोगे। ठीक है, आगे भी हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो कि आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है,
कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में भी बहुत सी थ्योरी और बहुत सी चीज़ें आपको समझनी है। बेसिकली मैं आपको दो चीज़ें समझा रहा हूँ। सेल के साथ दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो उसकी डिस्चार्जिंग हो सकती है या तो उसकी चार्जिंग हो सकती है। तो एक केस आपको ये पढ़ना है। दूसरा, सेल को तीन तरीके के कॉम्बिनेशन में हम डाल सकते हैं। एक तो आपका हो सकता है सीरीज, एक आपका हो सकता है पैरेलल, एक आपका होता है मिक्स्ड। अब सीरीज में भी दो तरीके का कॉम्बिनेशन चलेगा, एक आपका होगा आइडेंटिकल सेल्स का, एक आपका होगा नॉन आइडेंटिकल सेल्स का। वैसे ही पैरेलल में भी दो तरीके का कॉम्बिनेशन चलता है, एक आपका आइडेंटिकल सेल्स का और एक आपका नॉन आइडेंटिकल सेल्स का। NI मतलब नॉन आइडेंटिकल सेल्स। और वैसे ही आपका मिक्स्ड में जो होता है, मिक्स्ड में हम सीरीज और पैरेलल को मिक्स करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं पहला, क्लोज सर्किट व्हेन द सेल इज डिस्चार्जिंग। पहले हम चार्जिंग डिस्चार्जिंग का देख लेते हैं। मान लीजिए आपका सेल है जिसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ठीक है। कभी कभी ये E, R के रूप में दिखा देगा और कभी कभी आपको ये ऐसे दिखा देगा। देखिए ये E, R वाला इस टाइप से दिखा देगा, ठीक है। बाहर रेजिस्टेंस कुछ R लगी हुई है। अब यहाँ से वो V क्या सप्लाई कर रहा है, V सप्लाई कर रहा है E माइनस आई आर। तो यहाँ से V सप्लाई हो गया आपको। जब V सप्लाई हो गया और बाहर आपकी रेजिस्टेंस R दी है, तो आप बोलोगे सर करंट आ रहा है हमारा V बाई आर, करंट आ रहा है हमारा V बाई आर, या V हमारा बन रहा है I डॉट R। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही है आपकी बात। लेकिन आप बोलोगे सर V हमने पढ़ा है E माइनस आई आर, मैं बोलूँगा ये भी बात आपने सही बोली है। तो बेसिकली E क्या है, हम यहाँ से E निकाल सकते हैं। ध्यान दो, आई आर प्लस आई आर इज इक्वल्स टू E। E बराबर आई आर प्लस आर। अब आप बोलोगे सर जब यहाँ पे EMF की हम बात कर रहे थे, सेल की बात कर रहे थे, तो उस वक्त इंटरनल रेजिस्टेंस सर आपने बोली फिक्स है। हमने बोला बिल्कुल बोले थे हम, लेकिन ये इंटरनल रेजिस्टेंस को इक्वेट करने का तरीका क्या हो। मान लो यहाँ अगर तुम्हें इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस और कैपिटल R रेजिस्टेंस कैसे है, सीरीज में है। क्योंकि ये सीरीज में है तो इसीलिए हम इसको R प्लस आर इंटू आई लिखेंगे और EMF को हम E मान लेंगे, ठीक है। सेल को पढ़ने का तरीका यही होता है कि अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस के टर्म में चीज़ें दी हैं, तो EMF ऑफ बैटरी E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है और वहाँ बाहर एक R कनेक्टेड है, तो E को आप फाइनल पोटेंशियल मान लो बैटरी का, और ये कैपिटल R है, ये स्मॉल R है। ये दोनों सीरीज में है तो इनका नेट रेजिस्टेंस कितना निकल के आया, R प्लस आर। वोल्टेज कितना लिए थे E, तो करंट कितना बना IR प्लस आर। तो बेसिकली जो हम लोग E इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर जो लिख रहे हैं, उसमें I बेसिकली क्या है, I बेसिकली ये वैल्यू है। अब ध्यान से देखो, जो करंट बन रहा है वो बाहर जो रेजिस्टेंस लगी उस पर भी डिपेंड कर रहा है, सिर्फ EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस का वो फंक्शन नहीं है। इसीलिए बोल रहे हैं कि जो आप करंट को निकालोगे वो सर्किट को देख के निकालोगे, हर सर्किट के हिसाब से वो वैल्यू अलग आएगी। अच्छा, डिस्चार्जिंग में क्या होता है, डिस्चार्जिंग में बैटरी करंट सप्लाई कर रही होती है और रेजिस्टेंस क्या कर रहा होता है, वहाँ से एनर्जी बाहर दे रहा होता है। तो वक्त के साथ साथ बैटरी की एनर्जी घटेगी। मतलब अगर हम एक इक्वेशन लिखें, V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर लिखा है, तो E इज इक्वल्स टू V प्लस आई आर हम लिख सकते हैं। E इज इक्वल्स टू V प्लस आई आर, ये EMF रहा होगा। और अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए चीज़ें निकालना चाहें, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए भी हम इस टाइप से लिख सकते हैं, R इज इक्वल्स टू E माइनस V 1 प्लस 1 माइनस R, ठीक है। तो जो पावर डिसिपेट होती है किसी भी सिस्टम में, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, एक बात याद रखना, जब पावर आपको निकालने को कही जाए तो पावर होती है वोल्टेज इनटू द करंट। AC पढ़ लो, DC पढ़ लो, इंडक्टर पढ़ लो, रजिस्टर पढ़ लो, कैपेसिटर, जो पढ़ लो, पावर हमेशा क्या निकलेगी, V डॉट I। ये इक्वेशन है जनरल पावर की किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए, ठीक है। इन अ नटशेल जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ याद रखें। P इज इक्वल्स टू V डॉट I इज द यूनिवर्सल इक्वेशन फॉर द पावर इन द एनी इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो अगर P इज इक्वल्स टू V डॉट I करेंगे तो बेसिकली V क्या होता है, V होता है IR, तो I इंटू आई हो गया I स्क्वायर R। अच्छा, I अभी तो हम लोग ने निकाला था, हम लोग ने I क्या निकाला था, हम लोग ने I निकाला था E माइनस V बाई इंटरनल रेजिस्टेंस। बेसिकली I यही वैल्यू है, ठीक है। इस वैल्यू को हम वहाँ पुट कर देंगे, और अगर रेजिस्टेंस R इस टाइप से लगा है तो V आपका होता है IR, ठीक है। V आपका होता है IR।
तो v इज इक्वल्स टू ई, अगर आप उस हिसाब से देखो तो I कैपिटल R प्लस R बराबर E के, या I इज इक्वल्स टू सॉरी E इज इक्वल्स टू I नहीं सॉरी हाँ E बाई R प्लस R, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पे, हाँ ठीक है, पावर की इक्वेशन आपकी होती है VI या I स्क्वायर R। इसको आप एक दूसरी तरीके भी सोच सकते हो, अगर I को हम लिखें V बाई R तो बेसिकली वो क्या हो गया V स्क्वायर बाई R। EMF के टर्म्स में अगर हमको पावर निकालनी है, EMF के टर्म्स में अगर हमको पावर निकालनी है तो V होता है E माइनस आई आर, पुटिंग दैट इनटू द फॉर्मूला वी गेट दिस फॉर्मूला E स्क्वायर R बाई R। अच्छा, अब आप एक चीज़ सोचो, ये मैक्सिमम पावर कब होगी? कोई एक ऐसी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी जब मैक्सिमम पावर जा रही होगी, तो उसको निकालने के लिए आपको करना क्या है, बेसिकली dP बाई dR आपको करना है, डिफ्रेंशिएट करना है और आपको R इक्वल्स टू 0 पर रख देना है। जब आप ऐसा करोगे तो आपको ये बात यहाँ पे ये पता चलेगी, जब आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस आपके सर्किट के रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, ध्यान देना, जब R बराबर कैपिटल R हो जाए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, उस केस में बैटरी मैक्सिमम पावर दे रही होती है। उस केस में बैटरी क्या कर रही होती है? मैक्सिमम पावर दे रही होती है, ठीक है। और इसके बाद अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाओगे तो उस केस में भी पावर घटती जाएगी। ये एक ऐसा पॉइंट है R बराबर R पे जहाँ पे बैटरी क्या करेगी? मैक्सिमम पावर दे रही होगी। इसी को बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है। ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, ये 3 लाइंस जो हैं ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला है किसका? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। हर इलेक्ट्रिकल सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ते हैं हम लोग, कैपेसिटर में भी पढ़ते हैं, इंडक्टर में भी और रेजिस्टर में भी। ये इसका ग्राफ है, ठीक है। इसी इक्वेशन को बस आपको डिफरेंशिएट करना होता है R के रिस्पेक्ट में और आपको आपका रिजल्ट यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, हाँ ये चीज़ हमारे काम की है। 2 और टर्म्स आते हैं जो कि अभी आपको पढ़ने हैं। ओपन सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बेसिकली दिस इज अ सिंबल ऑफ द ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब क्या है? ये आपका सर्किट बना था, ये आपका सर्किट बना था, यहाँ पे बैटरी लगी थी, यहाँ पे स्विच लगा था, ये स्विच का सिंबल है, ठीक है। यहाँ पे आपका स्विच लगा था, सपोज करिए मैंने स्विच का सिंबल एक्चुअली गलत बना दिया है, 1 मिनट बस। ये आपका स्विच, अभी इनके बीच कनेक्शन नहीं, जब मैं डॉट लगाऊँ तो कनेक्शन हो जाएगा। अभी जब कनेक्शन नहीं है तो ये कहलाएगा ओपन सर्किट, क्योंकि बैटरी यहाँ से अपने आप चार्ज दे रही है, यहाँ पे चार्ज अपने एनर्जी को थोड़ा बहुत डिसिपेट कर रहा होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद वो चार्ज रुक गया, इसके बाद वो यहाँ पे जा ही नहीं पाया, तो सर्किट एक तरीके से ब्रेक हो गया। ऐसे सर्किट को बोलते हैं ओपन सर्किट। अब बेसिकली शॉर्ट सर्किट क्या है? आप रेजिस्टेंस की जगह एक वायर लगा दो, आप रेजिस्टेंस की जगह क्या कर दो, एक वायर लगा दो जिसकी रेजिस्टेंस क्या हो, 0 हो जाए। अगर रेजिस्टेंस 0 है, अगर रेजिस्टेंस 0 है तो V इज इक्वल्स टू आप IR लिखते हो, V इज इक्वल्स टू IR लिखते हो, आपको वोल्टेज गिवन है और रेजिस्टेंस 0 है, तो करंट क्या फ्लो करना चाहिए? वो V बाई R फ्लो करना चाहिए या V बाई 0 फ्लो करना चाहिए, जिसका आंसर आपका आता है इनफाइनाइट। तो एक बहुत छोटे इंटरवल में बहुत हैवी करंट फ्लो कर जाएगा, और जब बहुत हैवी करंट फ्लो कर जाएगा तो वायर में आएगी हीटिंग इफेक्ट, और उस हीटिंग इफेक्ट की वजह से वायर क्या हो जाएगी? गल जाएगी, मतलब पूरा सर्किट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट में सर्किट डिस्ट्रॉय नहीं होता, बस करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, और शॉर्ट सर्किट में बहुत हैवी करंट फ्लो कर रहा होता है छोटे से टाइम के लिए, ठीक है। बेसिकली इट्स अ शॉर्ट सर्किट। करंट हमेशा शॉर्ट का पाथ फॉलो करता है। जैसे कि मान लो, एक मैं अभी क्वेश्चन आपको बताता हूँ, जैसा एक्सल जेई ने पूछा था, ये आपका ऐसे रेजिस्टेंस उन्होंने लगा दिया और उन्होंने एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा दी और उन्होंने एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा दी और उन्होंने इस पूरे सिस्टम को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। मैंने बोल दिया सारी रेजिस्टेंस R की है, सारी रेजिस्टेंस कैसी है? R है, और आपसे मैंने बोल दिया वोल्टेज V है, तो करंट क्या होगा? तो आप बोलोगे सर करंट होगा V बाई 3R। मैं बोलूँगा करेक्ट है, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस थी, 3R हो जाएगा ये, और V बाई आपका 3R आपका करंट बनेगा, सो करेक्ट। बट अगर मैं यहाँ पे एक वायर लगा दूँ इस टाइप से, तो अब होगा क्या? बेसिकली आपका चार्ज यहाँ है, आपका चार्ज यहाँ आया,
यहाँ पे उसने बैटरी को एनर्जी डिसिपेट की, फिर वो यहाँ पे आया, यहाँ पे आते ही रेजिस्टेंस ज़ीरो हो गई। ज़ीरो हो गई तो उसने बैटरी से सारा चार्ज एक बार में खींचा और एक बार में जाके सारी चार्ज को बैटरी में दे दिया। यहाँ पे करंट कभी गया ही नहीं, शॉर्ट लग गया तो यहाँ पे कभी करंट गया ही नहीं, शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बैटरी में क्या होगी, बैटरी हीट करने लगेगी, क्योंकि होगा क्या, एक बार में वो चार्ज उसको निकालेगा, उनको बहुत हाई एनर्जी पे निकालेगा, और क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो तो एनर्जी डिसिपेट नहीं होगी और वापस वो बैटरी को फेड कर देगा। ये कुछ ऐसे ही बात है कि आप 10 जूल एनर्जी निकालो खर्च करने के लिए और 10 जूल को फ़ौरन आप उसको वापस कर दो, तो बेसिकली होगा क्या, बैटरी हीट कर जाएगी। मतलब हर एक सेकंड में अगर यही होगा तो बैटरी क्या होने लगेगी, हीट कर जाएगी। तो इसीलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट में जो आपका करंट फ्लो कर रहा होगा वो क्या होगा, ज़ीरो, और शॉर्ट सर्किट में जो आपका करंट फ्लो कर रहा होगा वो होगा ईएमएफ बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इन द ओपन सर्किट अगर आपको ए बी के बीच हमने पोटेंशियल पूछ लिया तो आप ए बी के बीच क्या पोटेंशियल बताओगे मुझे? आप सोचोगे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है क्योंकि ओपन सर्किट है, नहीं। बेसिकली ईएमएफ क्या बोलता है, ईएमएफ बोलता है कि हमारा ये ई पोटेंशियल डिफरेंस होगा और ये हमारा जीरो पोटेंशियल होगा। एक तरीके से हम ये कन्वेंशन लेके चलते हैं, बट बेसिकली यहाँ तो इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है तो यहाँ बेसिकली कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा, तो बेसिकली अगर कुछ करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ पोटेंशियल होगा ना। तो ए बी के बीच आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा ई, और सी डी के बीच जीरो होगा क्योंकि करंट यहाँ पे ब्रेक हुआ, आगे करंट बढ़ ही नहीं पाया। आगे जब करंट नहीं हुआ, रेजिस्टेंस आर है, तो आर इंटू जीरो आपका क्या हो गया, जीरो। तो पोटेंशियल डिफरेंस सी डी के पास जीरो होगा, ए बी के पास जीरो नहीं होगा। दिस इज ऑल्सो मिसकॉन्सेप्शन विच यू हैव टू क्लियर। और शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट के केस में किसी भी पॉइंट पे आप पोटेंशियल डिफरेंस नाप के देख लो वो हमेशा जीरो होगा क्योंकि रेजिस्टेंस ओवरऑल क्या है, जीरो है। ठीक है, इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस की हम चर्चा करने के बाद आगे देखते हैं इन दो टर्म्स को आप ध्यान से देखो, इस ग्राफ को आप ध्यान से देखो। अगर आपको मैं ये बोलूं कि आपके पास एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो जो वोल्टेज मिलता है वो आपको मिलता है ई माइनस आई आर, वो आपको मिलता है ई माइनस। हाँ, तो बेसिकली हम ये बोल रहे थे कि मान लो ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो वी बराबर ई माइनस हम आई आर लिखते हैं। अब एक बात बताओ, मैक्सिमम वोल्टेज क्या हो सकता है, मैक्सिमम पोटेंशियल कितना दे सकते हो? तो मैक्सिमम पोटेंशियल दे सकते हो ई, मैक्सिमम पोटेंशियल तुम ईएमएफ के बराबर दे सकते हो, उससे ज़्यादा तो दे नहीं सकते हो भाई, क्योंकि ईएमएफ तो भाई आपका इलेक्ट्रोलिसिस पे डिपेंड कर रहा था, इलेक्ट्रोलिसिस तो बढ़ा नहीं सकते हो ना। तो मैक्सिमम पोटेंशियल तो तुम ई दे सकते हो, और वो कब दे सकते हो, जब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो सकती है क्या? एक प्रैक्टिकल सिचुएशन सोचो, क्या इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो सकती है? बिल्कुल नहीं जीरो हो सकती है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोलाइट कुछ ना कुछ कोलिजन हुआ, कुछ ना कुछ उसके अंदर क्या कहते हैं अदर पार्टिकल्स कोलिजन हुआ, कुछ ना कुछ आपके इलेक्ट्रोड्स पे पार्टिकल जमेंगे, तो उसकी वजह से भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस आएगी। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स हैं तो उनके बीच सेपरेशन है, हमने अभी पढ़ा ना, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो किस पे डिपेंड करती है, सेपरेशन पे, एरिया पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, और ये तीनों चीज़ें जब प्रेजेंट होंगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो आएगी। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपकी जीरो नहीं हो सकती है। तो V इक्वल्स टू ई लिखना है अगर, तो माइनस आई आर में से कौन जीरो होना चाहिए? आप बोलोगे सर आई जीरो, मैंने बोलूँगा आई तो जीरो एक ही सिचुएशन में हो सकता है। कब जीरो हो सकता है? जब आपका सेल कैसे हो, आपका सेल ओपन सर्किट में, मतलब अगर आपने सेल कहीं कनेक्ट ना किया हो, इन दैट केस आपका क्या होगा, करंट तो जीरो होगा पूरे सर्किट में, तब जो आपका पोटेंशियल होगा वो ई के बराबर होगा। तो वो ग्राफ यही बताता है कि जो आपका मैक्सिमम पोटेंशियल मिलता है वो आपका तब मिलता है जब आपका सेल कहाँ होता है, ओपन सर्किट में होता है। अच्छा, एक सिचुएशन सोचो, मान लो हमने इसको शॉर्ट कर दिया, जब हम शॉर्ट करते हैं ना तो बैटरी की जितनी एनर्जी होती है वो एक बार में निकल जाती है, तो जो उस वक्त करंट फ्लो करेगा वो मैक्सिमम फ्लो करेगा। अच्छा, शॉर्ट की रेजिस्टेंस जीरो है, डायग्राम देखोगे तो ये चीज़ समझ में आएगी कि यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस लगी और शॉर्ट की रेजिस्टेंस क्या है, बेसिकली ये आपका शॉर्ट है, ये आपकी शॉर्ट की रेजिस्टेंस जीरो है, और यहाँ से एक बार में हैवी करंट फ्लो कर गया। वो हैवी करंट बैटरी को गर्म क्यों करता है, अभी हम ये देखने वाले हैं। क्योंकि बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है, बहुत हैवी करंट फ्लो करेगा, आई की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो भी बहुत ज़्यादा आएगा, और जो पावर होता है वो वोल्टेज इंटू करंट होता है,
आई बहुत ज़्यादा है, वी बहुत ज़्यादा है, तो पावर तो और भी ज़्यादा आ जाएगी, तो उतनी पावर हीट के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, एक इक्वेशन होती है H बराबर आई स्क्वायर आर टी, इसके हिसाब से हीट आपकी निकलती है। तो अगर इस इक्वेशन के हिसाब से देखो तो यहाँ से तो पूरी हीट निकल जाएगी। अब वो हीट बैटरी से बाहर जब आती है तो इसीलिए बैटरी गर्म हो जाती है, कभी कभी गल भी जाती है। ठीक है, जैसे मोबाइल वगैरह तुम लोग बैटरी देखते हो तो फूल जाती है। ठीक है, वो तो केस चार्जिंग का है, लेकिन वैसे ही अगर सेल्स वगैरह को मतलब क्या कहते हैं शॉर्ट सर्किट कराते हैं तो वो सेल फूलने लगता है। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ है। तो आपका इस केस में सारा पोटेंशियल एक बार में निकल जाएगा, तो आपका पोटेंशियल हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है, तो पोटेंशियल ज़ीरो कब हो सकता है? V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर लिखते हो, फिर से वही गवर्निंग इक्वेशन पे आते हैं, पोटेंशियल कर दो ज़ीरो, तो E बराबर आई आर, तो I बराबर क्या हो गया? E बाई आर। दिस इज द मैक्सिमम करंट विच कैन फ्लो इन द सर्किट। इससे ज़्यादा करंट नहीं फ्लो कर सकता। तुम 10 शॉट लगा लो तब भी इससे ज़्यादा करंट नहीं फ्लो करेगा। एक शॉट लगाओगे तब इतना ज़्यादा करंट फ्लो कर जाएगा, इससे ज़्यादा करंट सर्किट में फ्लो नहीं करा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इट्स अ मिसकॉन्सेप्शन दैट द करंट इन द सर्किट विल बी मैक्सिमम एंड द पावर कंज्यूम बाय द लोड इज मैक्सिमम। नहीं, पावर जब लोड मैक्सिमम कंज्यूम कर रहा है तभी आपका करंट मैक्सिमम, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ देखो, हमने कोई लोड ही नहीं लगाया, सीधे शॉर्ट लगा दिया, तब भी पावर मैक्सिमम चली गई। ठीक है, यहाँ पे उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। एक्चुअली द करंट इज आई इक्वल्स टू ई प्लस आर, और ये मैक्सिमम हो सकता है E बाई आर। वो कब हो सकता है? जब सेल का आउटर रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो, मतलब शॉर्ट वाला केस। तो इस केस में जो पावर होगी वो ज़ीरो हो जाएगी मिनिमम, और जब लोड की पावर हम डिस्कस करेंगे तो R बराबर R पे वो मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के हिसाब से। EMF जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किसके? रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट के, और डिपेंड करता है किस पे? नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल, व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। कहने का अर्थ ये है कि जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, जो बाहर आप सर्किट में लगा रहे हो, EMF को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन जो वोल्टेज आप सप्लाई कर रहे हो उसको फ़र्क पड़ता है, क्योंकि यही वोल्टेज का काम क्या है? करंट को फ्लो कराना, ना कि EMF का काम है। ठीक है, EMF क्या कहते हैं, इस वोल्टेज का फ़र्क एक और चीज़ पे पड़ेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस पे। इंटरनल रेजिस्टेंस और EMF को मिला के तो ये वोल्टेज बना है, तो बेसिकली इस चीज़ को आपको देखना है। इसके बाद EMF एक कॉज है, पोटेंशियल डिफरेंस एक इफेक्ट है। EMF बेसिकली क्या है? जब आप बैटरी बना रहे थे तब आया, तो इट्स अ कॉज फॉर व्हाट? इट्स अ कॉज फॉर द राइज ऑफ द पोटेंशियल एंड द फ्लो ऑफ द करंट, बट पोटेंशियल डिफरेंस इज द इफेक्ट। ये चीज़ आपका मतलब क्या कहते हैं, काम करा रही है। आपका काम कराने का काम कौन कर रहा है? आपका काम कराने का काम कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। Whenever the cell of the battery is present in a branch, there will be some resistance, internal और external, वो दोनों हो सकती है। वायर की खुद की रेजिस्टेंस होगी, बैटरी लाया तो बैटरी के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस भी आएगी। ठीक है, कोई ऐसी बैटरी नहीं बनी जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो। अब इसके बाद ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में हमने ये चार्ट देखना है। तो बेसिकली ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में आपको देखना है ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, ग्रुपिंग ऑफ द नॉन आइडेंटिकल सेल्स, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग, और सीरीज ग्रुपिंग ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग है। अब सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है? बेसिकली सीरीज ग्रुपिंग में हम देखते हैं कि एनोड है, कैथोड है। ये आपका एक एनोड है, एक मिनट, ये आपका एक एनोड है और ये आपका एक कैथोड है। मान लो ये सेल है जिसका EMF E1 रहा होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 रही होगी। फिर से आपका एक एनोड है, फिर से आपका एक कैथोड है, फिर से आपका एक एनोड है, फिर से आपका एक कैथोड है, और इसकी EMF E2 रही होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस R2, इसकी E3 और R3। ऐसे करके n नंबर ऑफ सेल्स को आपने सीरीज में जोड़ दिया। अब ध्यान से देखो, ये आइडेंटिकल सेल्स, नॉन आइडेंटिकल सेल्स हैं, एंड नॉन आइडेंटिकल सेल्स को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। ठीक है, अगर E1, R1, E2, R2 ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। जब तुम नॉन आइडेंटिकल सेल्स को कनेक्ट करते हो तो जो आपको नेट पोटेंशियल मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए V1 प्लस V2 प्लस V3। इन दैट केस अगर आप इसको ओपन करो तो E माइनस आई R1, तो बेसिकली आपको क्या मिल रहा है? E माइनस आई R1 प्लस E माइनस आई R2 प्लस E माइनस आई R3। आपको इस टाइप से पूरी इक्वेशन मिल गई। अरे भाई V1 है आपका E1 माइनस आई R1, आई तो इन सारी बैटरी को मिलाने के बाद जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो होगा, फिर होगा E2 माइनस आई R2, फिर होगा E3 माइनस आई R3, और अगर इन सबको तुम लाइन से जोड़ दो तो बेसिकली ये सारा रेजिस्टेंस कैसे, आपने लाइन से सेल लगाया था ऐसे 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 ऐसे, तो सारा रेजिस्टेंस भी सीरीज़ में, तो सीरीज़ में जुड़ेगा
तो बेसिकली आपकी इक्वेशन बना लेगा E1 प्लस E2 प्लस अप टू En एन टर्म्स प्लस I R1 प्लस R2 प्लस अप टू Rn। ठीक है, तो n नंबर ऑफ बैटरी को कंबाइन करने के चक्कर में हम उस एक बैटरी को कैसे जोड़ सकते हैं? हम एक बड़ी बैटरी लगा सकते हैं जिसका EMF हो P और इंटरनल रेजिस्टेंस हो R, S और ES। अब ये ES की वैल्यू क्या होगी? अगर तुम फिर से उसको कंपेयर करो तो उस बैटरी का वोल्टेज होना चाहिए ES माइनस IRS, और इनको अगर कंपेयर करो तो तुम्हारा ES बराबर क्या निकलता है? ES बराबर निकलता है E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू En। और वैसे ही तुम्हारा RS क्या निकलता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। ठीक है। अच्छा, इसको कहते हैं राइट ऑर्डर। राइट ऑर्डर मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस ऑर्डर को बोलते हैं राइट ऑर्डर। अभी हम राइट ऑर्डर की डिस्कस कर रहे हैं। अब सपोज करो हम आइडेंटिकल बैटरी लगा रहे हैं। अगर आइडेंटिकल बैटरी है तो आइडेंटिकल बैटरी कहने का अर्थ मेरा क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो ऐसे हमने 4 बैटरी लगाई, प्रैक्टिकल सिचुएशन सोचना, हमने यहाँ पे 4 बैटरी लगाई और 4 बैटरी जब हमने लगाई तो सबका EMF है E और सबकी इंटरनल रेजिस्टेंस है R। तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी? 4R और नेट EMF क्या हो गया? 4E। तो अगर इस पूरी बैटरी को हम एक कॉम्बिनेशन से रिप्लेस करें, जैसा हम करते थे रेजिस्टर्स में नेट रेजिस्टेंस से, वैसे ही अगर नेट बैटरी से रिप्लेस करें तो ES और RS इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो बेसिकली RS क्या होगा? 4R और ES क्या होगा? 4E। सपोज करो अब ऐसी अगर n बैटरी को इस टाइप से कनेक्ट करें तो हमारा EMF क्या निकलना चाहिए? वो निकलना चाहिए NE, और हमारा रेजिस्टेंस क्या निकलना चाहिए? इंटरनल रेजिस्टेंस, वो हमारे निकलना चाहिए NR। अब तुमने पढ़ा है करंट बराबर क्या होता है? EMF बाई R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। हमारा नेट EMF क्या आया? NE आया है। हमने ये बात पढ़ी है कि जो हमारे नेट EMF होती है वो होती है NE, और जो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है? वो होती है NR। तो अगर हम NR और NE को यहाँ रिप्लेस करें तो हमें ये इक्वेशन मिल जाती है कि I की इक्वेशन होगी ये। अब V बराबर क्या होता है? IR। तो अगर कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा हुआ बैटरी का ऐसा कॉम्बिनेशन चल रहा है तो इन दैट केस इसके अक्रॉस क्या पोटेंशियल ड्रॉप आना चाहिए? वो होना चाहिए IR। I की इक्वेशन आपने ये निकाल ली, आप उसको वहाँ पर पुट करोगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। अच्छा, इसके बाद इस लाइन को अगर आप चाहो तो पढ़ो, छोड़ दो, फालतू में वहाँ पे उसने लिख दिया है वो चीज़। पावर डिसिपेट क्या होगी? पावर डिसिपेट होगी I²R। पावर डिसिपेट होती है I²R। किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस पावर कितनी निकलेगी? I²R। अगर I²R निकलेगी तो I आपको दिया हुआ है और R आपको फिक्स्ड है, तो आप निकाल लो। अच्छा, मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफ़र होगी? तो फिर से मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए आप क्या करोगे? dP/dR बराबर 0 पुट करोगे। तो अगर dP/dR बराबर 0 पुट करोगे तो आपको ये मिलेगा कि अब जब इंटरनल टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो, फिर से वही बात आ जाती है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर ने क्या बोला था? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका, अगर एक सिंगल बैटरी लगी उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर हो जाए तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है। तो वहीं उसी केस में आप ये चीज़ समझ लो कि जब इन पूरे सर्किट की इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी? NR होगी। जब ये NR इस R के इक्वल हो जाएगा तब क्या होगा? तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो। तो पावर ट्रांसफ़र थ्योरम तो वहीं का वहीं रहा। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर R विल बी इक्वल्स टू NR, सो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड इज NE²/4R। ठीक है, इस टाइप के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं ट्रू कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज ऑफ आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज। ये ट्रू कॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं लेफ्ट ऑर्डर का या रॉन्ग ऑर्डर सीरीज का। अब कभी कभी आप बैटरीज को ऐसे कनेक्ट कर देते हो, ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है, ये रॉन्ग ऑर्डर कॉम्बिनेशन। रॉन्ग ऑर्डर कॉम्बिनेशन इसलिए, इसमें देखो एक चीज़ पहले मान लो कि EMF जो E1 होगा वो E2 से बड़ा होगा, इस टाइप का सिचुएशन है, और R2 और R1 R2 उसकी रेजिस्टेंस दी हुई। अभी भी देखो तो रेजिस्टेंस कैसे है? रेजिस्टेंस अभी भी आपका सीरीज में, क्योंकि रेजिस्टेंस एक बाइलैटरल एलिमेंट है, उसकी कोई पोलैरिटी नहीं होती। तो जो RS आएगा या जो Rnet आएगा वो क्या आएगा? R1 प्लस R2। लेकिन EMF को देखो तो ये पॉजिटिव नेगेटिव है और ये नेगेटिव पॉजिटिव है।
अब इस नेगेटिव पॉजिटिव को पॉजिटिव नेगेटिव करने के लिए हम माइनस साइन जोड़ेंगे। ऐसे समझो, देखो ये तुम्हारा ईएमएफ है पॉजिटिव नेगेटिव, और ये तुम्हारा नेगेटिव पॉजिटिव। अब अगर तुम्हें सेल को, इस सर्किट को उल्टा करना है तो यहाँ माइनस साइन जोड़ दो ईएमएफ के साथ, ठीक है। अभी ये E1 था, अभी ये E2 था, अच्छा चल रहा था सब कुछ। तो अब ये हो गया ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव, और ये भी हो गया पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब ये हो गया माइनस E2 और ये हो गया E1, ठीक है। कन्वेंशन है साइन की। अब आपका नेट ईएमएफ क्या हो गया? E1 माइनस E2। ध्यान ये दो, नेट ईएमएफ क्या बन गया? E1 माइनस E2। इंटरनल रेजिस्टेंस तो बढ़ गई और भाई साहब ईएमएफ घट गया, और अगर ईएमएफ घट गया, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ गई, तो वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज होता है E माइनस आई आर। अरे आर बढ़ा, ई घटा, तो वोल्टेज जाहिर सी बात है घटेगा। मतलब अगर आप इस तरह से बैटरी, दो अच्छी बैटरीज को भी कनेक्ट करोगे, अगर आपकी 100 वोल्ट की भी बैटरी हो जाएगी, इस टाइप से आप कनेक्ट कर दोगे, तो इन दैट केस आपका भी पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा। मतलब आप लॉस में चल रहे हो, बैटरी बहुत तेज़ी से ख़त्म होगी, ठीक है। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ वगैरह यहाँ पे उसने निकाल के दिखाया है। अब हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। पैरेलल कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या है? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बैटरी को इस टाइप से कनेक्ट करते हैं। इस टाइप से कनेक्ट करने का अर्थ ये है कि अगर आप इक्विवेलेंट ईएमएफ को देखोगे, अगर सेम आइडेंटिकल बैटरी हैं, तो हमने क्या बताया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है। जैसे कि अगर आप इस पूरी सिस्टम को अगर एक बैटरी से सिंगल रिप्लेस करो, ठीक है, तो इसका अक्रॉस जो ईएमएफ होगा, इसके अक्रॉस जो ईएमएफ होगा, इसके अक्रॉस ईएमएफ होगा, वही इसके अक्रॉस होगा। तो जो आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ बन रहा है वो ई बन रहा है। और रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ना जानते हो, अगर आर रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में जुड़ी हुई है एन टाइम्स, ठीक है। एन रेजिस्टेंस है आर वैल्यू की, वो पैरेलल में जुड़ी हुई है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनती है आर बाई एन। तो आपको ईएमएफ मिल गया, नेट रेजिस्टेंस मिल गई। अब आई बराबर ईएमएफ बाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर इंटरनल रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले में इसको पुट करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रजिस्टर अगर आपको निकालना हो, ये इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, तो बेसिकली वो होगा आई आर। आई आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है, आई आर आप रख लो। और पावर निकालनी हो तो पावर क्या होता है? पावर होता है आई स्क्वायर आर। फिर से आई स्क्वायर आर करोगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर सेम चल रहा है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर आपका कब तक? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। या इंटरनल रेजिस्टेंस क्या थी? आर बाई एन थी। अब जब आर बराबर आर बाई एन लिखा हमने, तो उस केस में हमें मैक्सिमम पावर मिल रही है। मैक्सिमम पावर क्या मिल रही होगी? जब हम आर को आर बाई एन रखेंगे तो हमें मैक्सिमम पावर मिल रही होगी। देखिए मैक्सिमम पावर की वैल्यू क्या है? एन ई स्क्वायर बाई 4 आर, ठीक है। इस टाइप के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल ग्रुपिंग, ठीक। पैरेलल ग्रुपिंग में नेट ईएमएफ घट जाता है, नेट रेजिस्टेंस भी घट जाता है, ठीक है। सॉरी, ईएमएफ सेम होता है और नेट रेजिस्टेंस घट जाता है, तो वोल्टेज एक तरीके से हम लोग को थोड़ा बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। अब अगर नॉन आइडेंटिकल बैटरीज को तुमने कनेक्ट किया, अगर तुमने नॉन आइडेंटिकल बैटरीज को कनेक्ट किया, ज़रूरी नहीं है हमारा पोटेंशियल सेम। मान लो यहाँ का पोटेंशियल E1 है और यहाँ का पोटेंशियल E2 है, तो रेजिस्टेंस अभी भी वैसे ही जुड़ेगा जैसे जुड़ता था। लेकिन अब जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा वो होगा E1 R1 प्लस E2 R2 बाई R1 प्लस R2, ठीक है। और जो आपका आई होता था वो होता था ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट आपका कैसा था? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे चलता था, और ई इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया। अच्छा, यहाँ पर अगर एक चीज़ देख सको बेसिक सर्किट थ्योरी से, अगर ये I1 है और ये I2 है, तो I बराबर क्या निकला? I1 प्लस I2, ठीक। इस चीज़ को आप देख लो। अब इसमें भी रिवर्स कर सकते हैं, पोलैरिटी अगर रिवर्स कर दें इस वाले E2 की, ध्यान देना, अगर हम इस वाले E2 की पोलैरिटी रिवर्स कर दें, तो हमें अगर इसको सॉल्व करना हो तो हम क्या करेंगे? वापस इसकी पोलैरिटी को हम ठीक करना चाहेंगे, और वापस ठीक करेंगे तो हम ईएमएफ को क्या कर देंगे? नेगेटिव कर देंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस सेम हो जाएगी। इन दैट केस इस इक्वेशन में देखो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा अगर हम इस E2 की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ पे इस टाइप से चल रहा है, ठीक है। मिक्स ग्रुपिंग में क्या करते हैं? मिक्स ग्रुपिंग में हम बैटरी को सीरीज़ में भी लगा रहे हैं और पैरेलल में भी एक साथ लगा रहे हैं। मतलब सीरीज़ में एक ब्रांच है, उन सारी ब्रांचेस को पैरेलल में लगा रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। बेसिकली करंट की इक्वेशन, मेन करंट जो सर्किट में फ्लो करता है, आपको चीज़ें क्या याद रखनी है? V बराबर E माइनस आई आर होता है, सबसे पहली चीज़ तो ये, जहाँ पे R आपकी नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है और E आपका नेट ईएमएफ है,
आई बराबर ई बाई आर प्लस आर होता है, जहाँ पे कैपिटल आर आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और स्मॉल आर आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस है और ई आपका नेट ईएमएफ है। सारा बेसिक कैलकुलेशन हमने उसी पे किया है। तो बेसिकली आपको जो चीज़ें इनमें याद रखनी है, सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको ये बात याद रखनी है कि आई बराबर होता है ई बाई आर प्लस स्मॉल आर, वेयर आर इज़ योर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वेयर कैपिटल आर यूज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड स्मॉल आर यूज योर इंटरनल रेजिस्टेंस। वी इज इक्वल्स टू आई माइनस आई आर हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। इन दो पॉइंट्स को आप स्किप करो, इन दो पॉइंट्स को मत पढ़ना, क्योंकि ये सिर्फ आइडेंटिकल सेल्स के लिए है, नॉन आइडेंटिकल सेल्स के लिए नहीं है। कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर क्या होती है? सबसे पहले तो आप ये समझ लो पावर क्या होती है। पावर होती है वी आई एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, एट एनी पॉइंट। मैक्सिमम पावर के लिए आप क्या करते हो? तो बेसिकली आपकी पावर क्या होती है? पावर होती है आपकी v इंटू आई। और मैक्सिमम पावर के लिए आप क्या करोगे? मैक्सिमम पावर के लिए आप इसको डिफरेंशिएट करोगे किसके टर्म में? इंटरनल रेजिस्टेंस के टर्म में। इंटरनल रेजिस्टेंस के टर्म में हम डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं? मेरा एक क्वेश्चन ये था। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के टर्म में डिफरेंशिएट करने का रीज़न ये है क्योंकि हम इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, किसके बराबर होगी, या हमारे जो आर रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, हम ये चीज़ को देखना चाहते हैं। तो हम ये चीज़ देख लेंगे। इसके बाद हमेशा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहता है? जब आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस और आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर हो जाए उस वक्त आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही होगी। मान लो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एम आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर आ रही है कुछ, ठीक है, तो आर बराबर एन बाई एम आर पर आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा होगा, ठीक। यहाँ पे इस इक्वेशन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जो मैंने बताया आप उतना ही अभी आपके लिए याद रखो। चाहो तो इस इक्वेशन को पढ़ लो, लेकिन ये आइडेंटिकल सेल्स के लिए या मिक्स्ड ब्रांचिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद आइए हम कुछ क्वेश्चंस को भी कंसिडर कर लेते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो आपको बोला है कि ईएमएफ दिया है, करंट दिया है, ठीक है, और एमीटर दे दिया है। एमीटर बेसिकली करंट को मेजर करता है, एमीटर की रेजिस्टेंस दे दिया है। तो बेसिकली आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे दिया है, करंट दे दिया है, ईएमएफ दे दिया है, आपसे इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर पूछ लिया है। तो आप जानते हो आई बराबर होता है ई बाई आर प्लस आर। यूजिंग दिस इक्वेशन यू कैन फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, सी है, इट्स गिवन, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन। इसके बाद आपका ये रहा दूसरा क्वेश्चन, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, बेसिकली आप इस वर्ड को पकड़ना सीखिए। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ये बैटरी है, ये बैटरी का टर्मिनल है, और टर्मिनल पे अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस नाप रहे हो तो बेसिकली तुम क्या नाप रहे हो? बेसिकली तुम नाप रहे हो ईएमएफ व्हेन द सर्किट इज ओपन। तो ये बेसिकली आपका क्या है? ईएमएफ। और जब सर्किट क्लोज कर रहे हैं तो ये हमें वोल्टेज मिल रहा है। तो बेसिकली ये आपका क्या है? वी है। तो वी आपको दिया है, ईएमएफ आपको दिया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको दिया, आपसे इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ लिया है, ठीक है, आपसे इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ लिया है। अब आपको इसको सॉल्व कैसे करना है? आपको वी दिया है, आपको ई दिया है, और आपको इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दी हुई है। तो आप ये जानते हो कि इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर क्या होगा? हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर होगा वी माइनस ई माइनस वी बाई आर, ई माइनस वी बाई आर। वी इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सॉरी, ई माइनस वी बाई आई। अब ई माइनस वी जब हम करेंगे, मतलब 2.2 माइनस 1.8, तो 0.4 बाई करंट। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दी हुई है, या आप इसको ऐसे कर लो, जैसे कि जब आपका वो क्या कहते हैं, सेल आपका जब क्लोज सर्किट में होगा तो उस वक्त आपकी पोटेंशियल होगी 1.8 और आपका रेजिस्टेंस क्या हो रहा होगा? रेजिस्टेंस आपका हो रहा होगा 5। रेजिस्टेंस उस वक्त आपका होगा 5। तो करंट आप निकाल सकते हो, करंट होता है वी बाई आई। वी बाई आई को अगर आप यूज़ करोगे तो 1/8/5, ठीक है। आई मिल गया, वी गिवन है, सॉरी ई गिवन है और वी गिवन है, तो आप आर निकाल सकते हो। आर होगा वी माइनस ई बाई आई। आपने आई निकाल लिया, वी और ई आपको पता ही है, 10/9 आंसर है डायरेक्ट। इसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस दी हुई है, ईएमएफ दिया हुआ है, और कनेक्ट किया हुआ है उसको इतने ओम के रेजिस्टेंस से, और वोल्टेज आपको सेल के आप क्रॉस निकालना है। अब ध्यान से देखो, ईएमएफ दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस दी हुई है। तो यूजिंग द रेजिस्टेंस, सबसे पहले मान लो कि वोल्टेज होगा वी इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर होता है।
अभी आपको करंट का कोई भी इक्वेशन नहीं पता, करंट की वेरिएबल को रहने दो। वी और आई में आपको दो इक्वेशंस मिल जाएंगी। सॉल्विंग दोज टू इक्वेशंस यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल। बेसिकली इसका सॉल्व ऐसे होगा, इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, वी इज इक्वल्स टू 2 माइनस, तो v इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर की जनरल इक्वेशन को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद नेटवर्क्ड प्रॉब्लम्स को ज़्यादा डील करना होता है। जैसे कि आप ये 54 को देखो, ये सर्किट नेटवर्क प्रॉब्लम है। बेसिकली इस सर्किट को सबसे पहले एनालाइज करो, इस रेजिस्टेंस ब्लॉक को। इस रेजिस्टेंस ब्लॉक को अगर एनालाइज करोगे तो ये जो 6 आ रही है ये एक वीट स्टोन ब्रिज बना रहा। 6R जो है ये एक वीट स्टोन ब्रिज बना रहा। वीट स्टोन ब्रिज कैसे बना रहा, आइए देखते हैं। नहीं, ये 6R वीट स्टोन ब्रिज नहीं बनाएगा, एक मिनट। A battery with the internal resistance of 4 ohm is connected to a network of the resistance shown. In order to maximize the power, the value of R in ohm shall be. ये अजीब क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। हाँ, तो ये R है और ये 2R है, उसी हिसाब से ये 5R है और ये R है। ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इस क्वेश्चन को मत सॉल्व कीजिएगा क्योंकि इसमें डेटा के आई थिंक गड़बड़ी है। इन्होंने यहाँ 2R 4R के हिसाब से दिया है। इक्विवेलेंट सर्किट बैलेंस बीच स्टूडेंट बीच बनेगा ही नहीं, ये गलत दिया है। यहाँ इक्विवेलेंट सर्किट बैलेंस बीच स्टूडेंट बीच कहाँ से बन जा रहा। अच्छा नहीं, ठीक है, सही है सॉरी। ये R और ये R क्या हो गया, 2R हो गया, और ये R और ये R क्या हो गया, 2R हो गया। सर्किट को अगर इक्विवेलेंट टॉर्क ड्रॉ करें तो इस टाइप का बनेगा। अच्छा, वीट स्टोन ब्रिज है, बैलेंस्ड है, तो बीच वाली ब्रांच को उड़ा दो। बीच वाली ब्रांच को उड़ा दिया तो ये 3R हो गया और ये 6R हो गया। और 3R और 6R कैसे है, पैरेलल में है। तो अगर इसको सॉल्व करें तो 1/1/3 प्लस 1/1/6, तो 18/9 मतलब 2। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आना चाहिए, 2। अच्छा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में मैंने क्या बताया था, जब आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर हो जाए तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपको कितनी चाहिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए, जाहिर सी बात है 2 ओम चाहिए। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 2। इट वॉज आस्क्ड इन IIT JEE 1995। सी, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। उसने वही चीज़ बहुत घुमा फिरा के निकाली है, मैंने वो चीज़ नहीं की। अरे भाई, आपको मैंने एक बहुत बेसिक सी चीज़ बता दी कि मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफ़र होगी, जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की नेट वैल्यू कितनी आ रही थी, 2 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम पावर के लिए, सीधी बात है 2 ओम। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिए, अ टॉर्च बल्ब रेटेड एट 4.5 वॉट एंड 1.5 वोल्ट। ये रेटिंग वाले क्वेश्चन ही मैं जो पावर डील करूँगा तब मैं करूँगा, इसको स्किप कर दीजिए। देखिए, इस प्रॉब्लम में एक कोर कॉन्सेप्ट छुपा है। आपसे पूछा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द बैटरी, और यहाँ देखिए बीच में एक वायर कनेक्ट कर दिया। तो बेसिकली हो गया, करंट यहाँ से निकला, करंट बना अभी निकला, पूरा करंट यहाँ से पास कर दिया। फोर्स से कोई करंट पास किया ही नहीं। अगर फोर्स से कोई करंट पास किया ही नहीं, बहुत हैवी करंट यहाँ से पास कर गया, तो इट्स अ केस ऑफ शॉर्ट सर्किट। अच्छा, और शॉर्ट सर्किट के केस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जी, जो कि हमने अभी पढ़ा था। तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। इसके बाद और एक और जो कुछ क्वेश्चंस थे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 बैटरीज हैं, EMF दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, ए का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, बी का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1 ओम का लगाया हुआ है इन लोग ने। ठीक है, दोनों बैटरी है, दोनों का EMF कितना है, 2-2 वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस 1.9 है और 0.9 है। ठीक है, आपसे पूछ लिया V की वैल्यू पूछा है, तो V बराबर क्या होता है, E माइनस आई आर। V बराबर होता है E माइनस आई आर। I आपको पता नहीं, I आपको निकालना पड़ेगा। तो अब I आप कैसे निकालोगे,
आई होता है आपका ई बाई आर प्लस कैपिटल आर। अरे भाई आई आपका होता है ई बाई आर प्लस कैपिटल आर। ई दिया है कैपिटल आर 1 ओम दिया है। इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में तो 1.9 प्लस 0.9 आप ऐड करोगे तो 3.8 है। तो बेसिकली ये वैल्यू तो 4.8 है। और ईएमएफ देखो ये ट्रू कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन है, तो 2 वोल्ट 2 वोल्ट 4 वोल्ट हो गया। तो 4/4.8 वोल्ट ये तो आपका करंट का वैल्यू है। करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो V बराबर क्या होता है, IR होता है। ठीक है, तो 4/4.8 इंटू योर 1, तो 4/4.8 ही आपका आंसर आएगा। 4/4.8 आपका आंसर आएगा, देखना। फिर इसके बाद पूछा है टर्मिनल ए के पास इसका वोल्टेज कितना होगा। ओवरऑल वोल्टेज आपको मतलब क्या कहते हैं मिल गया। अब ओवरऑल वोल्टेज जब आपको मिल गया तो आपसे टर्मिनल ए पे वोल्टेज पूछा है, तो आप टर्मिनल ए पे वोल्टेज निकालने के लिए सिंपली क्या करो, आपको करंट मिला था कितना, आपको करंट मिला था 4/4.8 और ए के पास रेजिस्टेंस कितनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1.9 और ईएमएफ कितना है 2, तो 2 माइनस 4/4.8 इंटू द इंटरनल रेजिस्टेंस 1.9। बाकी सारे क्वेश्चंस को आप खुद से देख लीजिएगा और जो भी क्वेश्चंस आपके फंसेंगे आप मुझको बताइएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बेसिकली सर्किट प्रॉब्लम्स में आपको खुद सॉल्व करने हैं। ये वाला क्वेश्चन आप 62 वाला ज़रूर देख लीजिएगा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपने कॉपी में स्टोर कीजिएगा। जब क्लासेस ऑफलाइन स्टार्ट होंगी तो मैं चेक करूँगा।